नमस्कार, टीवी 6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। गाजा में इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध के दौरान मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार गाजा पर अपने हमले में केवल थोड़ा विराम दे सकती है। नेतन्याहू का यह बयान अमेरिका के सार्वजनिक दबाव के बाद सामने आया है। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका गाजा में मानवीय संघर्ष विराम के लिए सार्वजनिक दबाव बना रहा था और आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप टीवी 6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डीके गिरी जी जुड़े हैं, कूटनीतिक विशेषज्ञ। फिरोज मीठी बोलवाला जी जुड़े हुए हैं, जो कि मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 6 न्यूज नेटवर्क पर। और लगातार ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या सीज फायर होगा कि नहीं, गिरी साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, फिलहाल क्या कुछ सॉल्यूशन नजर आ रहा है? क्या इजराइल सीज फायर करेगा? अमेरिका चाहे कितना भी दबाव करे, आखिर इजराइल क्या सोच रहा है? मेरे हिसाब में इजराइल कोई सीज फायर नहीं करेगा। ठीक है जी, इनका पूरा डिटरमाइंड है, ये लोग प्रतिबद्ध है। हम इनका होस्टेजेस ना छोड़ दें और या हमास सरेंडर ना कर ले, कैपेबिलिटी को ये लोग नास्तनबूस ना कर दें, इजराइल नहीं। आईवास है जो स्टेटमेंट से आ रहे हैं, लेकिन मैं बाकी इजरायली स्पोकन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों को सबको सुन रहा हूं, लेकिन विराम ये लोग नहीं देंगे। इनको कहना है कि विराम हम देंगे तो ये लोग रीग्रुप करके फिर ये लोग ये जो वार हमारे लिए बढ़ जाएगा। एक दिन का विराम देंगे तो एक वीक लड़ाई आगे बढ़ जाएगा। तो ये लोग रीग्रुप कर लेते रिप्लेनिश। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। हकीकत को हमें पहचानना चाहिए और ये इजराइल नहीं करे जी। यानी कि एक बेकार कोशिश है अमेरिका की तरफ से, चाहे कितना भी दबाव हो। इजराइल इस मोड में नहीं दिख रहा है कि वो सीज फायर करेगा। फिरोज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या कुछ आगे अब रास्ता निकल सकता है, क्योंकि जंग कब तक चलेगी? एक है क्या कि जो अपने आप को डेमोक्रेटिक सिविलाइज वेस्ट बोलता है, क्या वो इजराइल पे दबाव लाकर 3 दिन का सीज फायर और एक्सचेंजिंग हॉस्टेज, इंटरनेशनल कुछ अलग अलग मुल्क के जो हॉस्टेज है, 3 दिन की सीज फायर अमेरिका इजराइल से करवाया गया कि नहीं, वो अभी देखना है। इजराइल तो अपने आप तो मानेगा नहीं, मगर अमेरिका का कितना दबाव है, क्योंकि हथियार भी वही दे रहा है, पैसा भी वही देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो अपना जो दबाव है अमेरिका बना पाता है कि नहीं, वो देखना है। क्योंकि रियलिटी है कि कलेक्टिव वेस्ट, जो ग्लोबल माइनॉरिटी है, जो कलेक्टिव वेस्ट है, जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान भी उसी का पार्ट है। ठीक है, जो अपने आप को डेमोक्रेसीज बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं, इनका मॉरल अधिकार तो दुनिया में बहुत पहले, और ये जंग के बाद। ठीक है, क्योंकि इजराइल इनको क्या बोलता है? इजराइल बोलता है कि जी हाँ, मैंने 5,000 बच्चों को यहाँ मारा है, मगर अमेरिका अपने 5 लाख बच्चों को इराक में मारा है सैंक्शन के दौरान। मैं एक एथनिक क्लेंजिंग करके यहाँ की आबादी को हटा रहा हूँ, मैं कॉलोनियल यूरोपियन ऑक्यूपायर हूँ। ये काम तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में आपने किया, तो हम सब चोर एक ही है। आप मुझे क्या सिखा रहे हो? ठीक है, तो ये इनका जो पूरा इन कॉलोनियल कैरेक्टर है, पूरे ऑक्यूपेशन का, नॉर्थ अमेरिका का जो कैरेक्टर है, वो तो सब आज पैलेस्टाइन में पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो मुद्दा बहुत सिंपल है। मुद्दा ये है कि क्या इजराइल 3 दिन के लिए मानेगा, और मैं तो मानता हूँ कि अगर 3 दिन का सीजफायर हो गया और उसके बाद वापस बमबारी करेगा, तो दुनिया तो और भी उसके आज अमेरिका अगर कुछ सर की भी बात कर रहा है, इसके कारण यह है कि अमेरिका की जनता सड़कों पे, लंदन में जनता सड़कों पे है, फ्रांस में, स्पेन में, अरब मुल्कों में बड़े पैमाने पे जनता सड़कों पर आई है। तब जाके बाइडेन की सरकार बोल रहा है कि कुछ करो। ब्रिटेन में तो ये हाल इतने खराब हो चुके हैं कि ऋषि सुनक पैलेस्टाइन का झंडा बैन करने जा रहा है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। फ्रांस में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसके बावजूद लोग फ्रांस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मैक्रो पूरे अफ्रीका में एक्सपोज हो चुका है फॉर हिज ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रेंच कंट्रीज, फॉर हिज एक्सपोर्टेशन ऑफ फ्रेंच कंट्रीज। बुर्किना फासो, माली, नाइजर में हमने देखा है। तो ये पूरा कलेक्टिव वेस्ट बहुत रैपिड कोलैप्स में है। मगर पॉइंट ये है कि क्या ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो इस पूरे गैप को फिल कर पाएगा कि नहीं। चीन, रूस, भारत, ईरान, बोलीविया को आप देखिए, छोटे मुल्क ने
अपने ताल्लुकात तोड़ दिए इजराइल से। हम्म, ना कोई इजिप्ट, ना कोई जॉर्डन, ना कोई सऊदी अरेबिया, ना कोई तुर्की करने के लिए तैयार है। जो इस्लाम 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 कर रहे हैं, वो इस्लामिक राष्ट्रीय अरब मुल्क क्या कर रहे हो उस इलाकों में? बिल्कुल। बोलीविया ने कर दिखाया है, कोलंबिया ने वो कर दिखाया है, चिली ने वो कर दिखाया है। जिन्होंने एंटी इंपलिस मूवमेंट्स लड़े हैं, जिन्होंने अपनी आज़ादी ली है, साउथ अफ्रीका से वो बयान आ रहे हैं, ठीक है। तो द पॉइंट इज के वेस्ट का कोलैप्स तो मॉरल डीके तो दिख ही रहा है, मगर जो रिप्लेसमेंट होना चाहिए, मेरा बोलना है कि जब अमेरिका ने अपनी वॉरशिप्स भेजी है, तो चाइना और रूस और तुर्की और ईरान ने क्यों नहीं भेजी है? जी। क्यों आप डरते हैं अमेरिका से? एक छोटी सी 25 लाख की आबादी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है, वो अकेले लड़ रहा है, ठीक है। आप इतने बड़े बड़े मुल्क लेकर आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? तो जैसे अमेरिका की वॉरशिप्स आ गई थी, वैसे रूस, चाइना, ईरान वो तालमेल करके भेजते। तुर्की तो इतनी बड़ी ताकत बोल रहे हैं अपने आप को। सो द पॉइंट इज के एक है कि जो आपका पहला सवाल था कि सीज फायर लेकर क्या होगा, आई थिंक देयर इज अ 50-50% चांस, डिपेंडिंग ऑन दी बड़ा दबाव है अमेरिका की जनता का बाइडेन सरकार पे कि उसकी संभावना है। नहीं होगा तो ये जो नरसंहार कर रहे हैं वो नरसंहार जारी होगा, और दुनिया की जनता और सरकारें जब जो 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 पूरा इजरायली सोसाइटी, इजरायली सरकार का जो कैरेक्टर है, एकदम एक्सट्रीम कट्टर यहूदी सरकार है उनकी, वो उसका पूरा नेचर आज पूरे दुनिया के सामने आता है। बिल्कुल। गिरी जी, तो ये माना जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा प्रोटेस्ट हो रहा है इन कंट्रीज में, अमेरिका की बात कर ले, फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहा है और दूसरे तमाम देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है, और तो और इजराइल तक की जनता भी प्रोटेस्ट कर रही है कि आखिर कब तक ये जंग चलती रहेगी, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या माना जाए, और भारत पर इसका क्या असर होगा? नहीं है, लेकिन दुनिया भर में उससे कोई थोड़ा सिनिकली थोड़ा लेकिन ये नहीं कुछ होगा। देखिए, और गवर्नमेंट क्या करता वो इम्पोर्टेंट में अपर यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन पे रिजोल्यूशन पास किया, दुनिया प्रोटेस्ट की, लेकिन अपराधित तभी होता जब अपनी ही अंदरूनी उनका परिवर्तन हुआ, तब जाकर अपराधित हटा। इजराइल को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए जब तक सरकार उसको ना, बाकी सरकार जो ना रुके, पब्लिक तो देखिए साइलेंट मेजोरिटी पीसफुल रहता है और ह्यूमन राइट्स वैल्यूज को देखता है, ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मैं बताता हूं जहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन उसका सरकारों ने कत्लेआम किया है, जर्मनी में, चाइना में, रूस में, ये हर जगह हुआ है। लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे जहां भी डेमोक्रेसी है, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है, ये फलस्तीन के मुद्दा, जो मैं 75 साल की पुरानी बात नहीं करता हूं, अभी अक्टूबर से हुआ है, उसका मुद्दे पे, जो असली मुद्दे पे लोग जान नहीं रहे हैं। मैं जानता हूं ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है गाजा, ठीक है, मैं मानता हूं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। उनका तरीका क्या है? अब टेररिस्ट बम फोड़ेंगे, जाके टेररिस्ट अटैक करेंगे, तब क्या उसके 50 मारेगा? ये तरीका सही है क्या? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। अब ये बाकी लोग भी करें। एक सऊदी अरेबिया पर इंटेलिजेंस ऑफिसर था जो उनका स्टेटमेंट बोला, इजराइल का ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है मिलिट्री पावर में। आप हम आज गलती कर रहा है ईरान के उसकाने पे, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं। आप जो गलती आपने किया 7 अक्टूबर को, उसका बाकी नोशन लोग ये परिणाम को भुगत रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत कदम उठाया गया 7 अक्टूबर को। नहीं कर रहा है हम टेररिज्म में, टेररिस्ट एक्शन से हम क्या अपना, बिल्कुल टेररिस्ट एक्शन सही नहीं है और ये तरीका भी नहीं है अपनी आजादी लेने का, हालांकि इसे जस्टिफाई किया जा रहा है। फिरोज जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट्स को लेकर यूएन भी शायद चुप हो गया है, लेकिन वही हमास ने कहा कि फिलिस्तीन में जिस तरह से इजराइल ने अपना कब्जा किया हुआ है, तो ये हमारा हक है हमारी आजादी को पाना। देखिए, गिरी जी ने जो बात कही, ऐसा लगता है कि इतिहास ही 7 अक्टूबर से शुरू हुआ। 1975 साल का सवाल नहीं है। एक प्रोफेसर रशीद खालिदी है जो एडवर्ड सईद के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों फिलिस्तीनी, एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम। रशीद खालिदी की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दी 106 Years ऑन पैलेस्टाइन। ये जो 7 अक्टूबर है, वो आप हनान अशरावी से बात कर लीजिए, जो अराफात की सरकार की मिनिस्टर है, थी,
जो पैलेस्टीन क्रिश्चियन है, आप मुस्तफा बारगोटी से बात कर लीजिए जो प्रोफेसर है, आप हुसाम जुमलौत से बात कर लीजिए, उनको कभी लाइए आपके चैनल पे, जो पैलेस्टीन एम्बेसडर है, ठीक है। उनका बोलना है कि ये 7 अक्टूबर तो हमारे साथ रोज होता है, 7 अक्टूबर हमारे साथ रोज होता है। और दूसरी बात है, कहाँ थी वो दुनिया की जनता जो आज फिलिस्तीनी को सिखा रही है सबक अहिंसा की, जब 1.5 साल तक गाजा की जनता, मैं गाजा जा चुका हूँ, ये भी आपको बताऊं, हम लोगों ने भारत से कारवा निकाला था जब गाजा पे पाबंदी थी और आज भी है, ठीक है। हम लोग 16 राष्ट्र के, एशियाई राष्ट्र के लोग जमीन के कारवां से गाजा पहुंचे थे, सन 2010-11 के दौरान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। गाजा फ्रीडम मार्च का नाम भारत में किसी सुना नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। गाजा फ्रीडम मार्च के दौरान 2018 और 19 में 1.5 साल तक गाजा की जनता हर फ्राइडे के दिन गाजा की बॉर्डर पे जाती थी कि ये जेल जो आपने हमको जेल में डाल दिया है, 25 लाख की आबादी एक जेल में बंद है, वो 7 अक्टूबर को जेल उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। और मुझे ये बताइए गीतू जी कि भारत की कौन सी मीडिया किसी भी इजरायली एम्बेसडर या कॉन्सल जनरल को बुला रही है? दुनिया की कौन सी मीडिया ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में इजरायली एम्बेसडर को बुला रही है कि जो सिविलियंस मार रहे हैं उसको आप कंडेम कीजिए, वो एक आतंक है? किसने ये बात कही है? जो 106 साल से आतंकी हमले, और गांधी जी ने भी जूइश टेरर की बात की है, गांधी जी ने कहा ये यहूदी आतंकवाद है, ये गांधी जी के आर्टिकल्स में आया है, ठीक है ना। तो वो आतंकवाद की तो किसी को बात नहीं करनी, ठीक है। यहाँ हम लोग क्लियर है दो बातों से कि जहां भी सिविलियन डेथ्स हो, चाहे वो पैलेस्टीनियन सिविलियंस हो, चाहे वो इजरायली सिविलियंस हो, उसके तो हम लोग सब विरोध में, ठीक है। मगर मैं बोल रहा हूं कि आज तक भारतीय सरकार ने हमास को आतंकवादी नहीं बोला है, तो यहाँ की गोदी मीडिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, और यहाँ की कुछ चंद इंटेलेक्चुअल्स भी जिनको ये पूरा पता भी नहीं है कि आप हमास को किस आधार पर आतंकवादी बोल रहे हो, जब भारत की सरकार तब नहीं बोल रही, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, चिली, बोलीविया, ये जितने साम्राज्यवाद विरोधी जो देश खड़े हुए हैं जिन्होंने इजराइल को झेला है, क्योंकि इजराइल ने साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी वो सब डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है, साउथ अफ्रीका, व्हाइट अफ्रीका ने सरकार को सपोर्ट किया है, ये सब देश जानते कि इजराइल ने हमारे देशों में आके क्या बर्बादी की है, ठीक है। सो द पॉइंट इज के हमास का जो एक्शन था वो क्या, उसके मैं 5 कारण आपको बता रहा हूँ कि क्या एक्चुअली हुआ, ओके। नंबर 1, बाइडेन नीडेड टू चेंज द वॉर थिएटर फ्रॉम यूक्रेन टू वेस्ट एशिया। कलेक्टिव वेस्ट, नेटो और अमेरिका यूक्रेन में रशिया के सामने युद्ध हार चुका है, और यूक्रेन का युद्ध था एथनिक रशियन आबादी को पूरा वो लोग खत्म कर रहे थे, इसलिए फाइनली पुतिन को 2022 में ऑपरेशन करना पड़ा। और उसके ऑपरेशन में, इजराइल के ऑपरेशन में अंतर देख लीजिए कि क्या अंतर है, जो रशियन मिलिट्री ऑपरेशन है और जो इजरायली मिलिट्री का ये जो पूरा नरसंहार आज यहाँ हो रहा है। तो बाइडेन को एक कुरुक्षेत्र बदलना था, वो अभी यूक्रेन से उसने वेस्ट एशिया कुरुक्षेत्र बदल दिया है। नेतन्याहू की क्या जरूरत थी? नेतन्याहू के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आंदोलन चला, तो एक करेक्शन आपको कर लूं गीतू जी कि इजराइल की जनता वॉर रोको के लिए नहीं आ रहा है। इजराइल की जनता जो नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर खड़ी है, उनका बोलना था कि हमारे जितने प्रिजनर्स 248 उनके पास है और उनके जितने 6000 है वो अदला बदली कर दो, ये तो हमारे परिवार के लोग मारे जाएंगे। इजराइल के अंदर कोई युद्ध विराम की बात नहीं कर रहा है। यंग जूस इन अमेरिका, जो मेजोरिटी जूइश आबादी अमेरिका में, यूरोप की, वो सब बोल रहे कि सीज फायर करो। वहां की पीढ़ी, वहां की जनरेशन अलग है, वो देख रहे हैं, दे आर सेइंग नॉट इन माय नेम। जहां तक इजरायली सोसाइटी है, आप इलान पापे पढ़ लो, गिडियन लीवाई पढ़ लो, मिको पेलर पढ़ लो, नॉर्मन फिंकस्टाइन पढ़ लो, उनके वीडियो देख लो, ये सब लिबरल जूइश इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स है, स्कॉलर्स है, जो बोल रहे कि इजरायली सोसाइटी हैज बिकम हाईली रेसिस्ट एंड फैनेटिकल, ठीक है। तो नेतन्याहू को भी ये वॉर की जरूरत थी, इसलिए ये बोलना कि इनको पता नहीं था, क्योंकि इजिप्शियन इंटेलिजेंस ने इनको 2 दिन पहले वार्न किया था कि कोई बड़ा हमला आ रहा है। नेतन्याहू ने बात सुनी नहीं। नेतन्याहू ने जाके ट्वीट किया था कि मिलिट्री और मोसाद शिनबेट का फेलियर है, शिनबेट उनका इंडियन इंटरनल इंटेलिजेंस है, तो उन्होंने सब नेतन्याहू को बोला। फिरोज जी, आप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू को सब कुछ पता था, ये जो हुआ है वो सब प्लांटेड था, प्री प्लान था। हाँ, देखो अभी मैं आ रहा हूँ कि और उसका मैं योराम एरेट्स करके एक कमांडर है इजरायली आर्मी के, जी, फिरोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। या सो दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन गीतू जी, और व्हाट हैपेंड ऑन द 7th of October, जिसमें आपको बता दूं देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन वेबसाइट कॉल्ड ग्रे जोन।
उसके एडिटर है रिचर्ड मेथर्स, उसने उस पर बहुत डिटेल स्टडीज की है कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ। उसमें जो एक सेटलर लेडी थी जहां हमला हुआ था, तो उसने बताया कि यह समाज से हमला किया, मगर जो बड़े पैमाने पे हमारे लोग सेटलमेंट में मारे गए वो तो इजरायली आर्मी ने हमको मारा है, क्योंकि वो एक डीप स्टेट ऑपरेशन था कि बड़े पैमाने पे अब इजरायली को मारो ताकि नेतन्याहू बोल सके कि ये मेरा 9/11 है, एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और अभी मैं गाजा की मैं कत्लेआम करूंगा। और 9/11 की बात की है और नेतन्याहू ने पर्ल हार्बर की बात की है। पर्ल हार्बर का मतलब है कि हिरोशिमा नागासाकी, और 2 हिरोशिमा के एटम बॉम्ब के बराबर का तो बॉम्बिंग ऑलरेडी गाजा पे हो चुका है, नरसंहार हो चुका है। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट वर द रीजंस व्हाई हमास डिड दिस ऑपरेशन। और हमास का ऑपरेशन नहीं था, उसका जो आर्म्ड विंग है कासम ब्रिगेड, उनका ऑपरेशन था। हमास उसका मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी हमास है उसका जो आर्म्ड मिलिशिया है वो कासम ब्रिगेड है। ठीक है ना, उसके क्या कारण थे? ये ऑपरेशन का नाम क्या है गीतू जी? ये ऑपरेशन का नाम है दी अल अक्सा फ्लड। ठीक है, क्योंकि लगातार अल अक्सा मस्जिद पे जो कट्टर यहूदी तबका है और वो मिनिस्टर या सरकार में बैठे हैं, एरियल शेरोन का देख लो, नेतन्याहू का बयान देख लो, उनके बड़े दूसरे जो स्मोट बेजलेल, ये जो सब लोग हैं, बेनवीर, ये सबका बोलना है कि हम लोग ये मस्जिद को तोड़कर तो हम अपना थर्ड टेंपल बनाने वाले। और हेब्रोन में जैसे इब्राहिमी मस्जिद का दो हाफ कर दिया, वो अलग समझ करने जा रहे हैं, वो रोकना था। 1969 से लगातार मस्जिद अक्सा पे हमले हो रहे हैं। के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है 6000 से ज्यादा करने थे। पिछली बार उन्होंने गिलाद शलीद करके एक इजरायली सोल्जर को पकड़ा था, उसके अदली बदली में 1000 पैलेस्टीन प्रिजनर्स को रिलीज किया था। साल तीसरा कारण था कि वेस्ट बैंक लगातार हमले चल रहा, 7 अक्टूबर 7 है। हमास किधर है वेस्ट बैंक में? क्या कर रहा है उधर? वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स रोज जाके पैलेस्टीन्स को मारे। ये साल में 260 पैलेस्टीन्स मारे गए, तब तो जाके किसी ने कंडेम करने के लिए नहीं बोला कि वो आतंकवाद चला रहा है इजराइल का। चौथी बात कि नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में एक मैप बताया, आपको पता है, ये जंग के 10 दिन पहले नेतन्याहू ने एक मिडिल ईस्ट का मैप बताया था, ही कॉल्ड द न्यू मिडिल ईस्ट। उसने बोला कि ये इंडिया, सऊदी, ओमान, कतर, जॉर्डन का ये जो पूरा एक इकोनॉमिक रूट बन रहा है, इजराइल, हाइफा जो अडानी का पोर्ट है, टू ग्रीस टू यूरोप, एक पूरा एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है। वो मैप में पैलेस्टाइन का नाम ही नहीं था। तो नेतन्याहू क्या बोल रहा है दुनिया को? तो ये पूरी साजिश है, पूरी साजिश है फिलिस्तीन को नक्शे से हटाने के लिए, या फिर इजराइल के साथ ही वो रहे जैसे भी हालात में वो रह रहे हैं, अपनी आजादी की लड़ाई ना लड़े। जी गिरी जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी फिलहाल अगर हम मौजूदा हालात को समझे तो क्या कुछ इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं असर होगा बाकी देशों पर, मिडिल ईस्ट के देशों पर, और भारत को किस तरह से अब एक्शन लेना चाहिए? या फिर अब, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर जो डील होती है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से है, लेकिन अब इस युद्ध के बाद क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं, क्या असर होगा? हकीकत यह है कि इजराइल जो है ये हमास का अपने हिसाब से, फिर जो हमास ये हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसे कंट्रोल करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी बात करेगा। फिरोज साहब जो बता रहे हैं इफेक्टिव है, ठीक है ना, लेकिन इसमें ये जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट में बहुत से भी घंटों पर बात कर सकता हूं कि भाई ये वायलेंस। अब ये कह रहे थे हमास जिसने भी अटैक किया वो हमास इलेक्शन जीता था, वो हमास का मैनिफेस्टो ये कहता है, ये ध्यान से सुनिए, उनका एक कोवेनेंट है जिसमें 36 आर्टिकल है। अब पहले 3 आर्टिकल में ये कहता है कि इजराइल तब तक है जब तक हम इसको खत्म नहीं करते, एक यहूदी जिंदा तब तक है जब तक उसको हम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उससे कहां से सॉल्व होगा मसला बताइए? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दूसरी, ये जो एक बार इनका, एक बार नहीं, 2 स्टेट सॉल्यूशन का बात आई है, अब 5 बार पैलेस्टीन ने मना किया, तो यहूदी स्टेट चाहते भी, 2 स्टेट सॉल्यूशन का बात हो रही है, ये दुनिया 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर जोर दे, और ये कहना है कि भाई इसने, ये इजराइल वायलेंस करता है, कंट्रोल करता है उसको, क्या हमारा इसको कैसे आ रहे हो? टेररिस्ट एक्शन में तो होगा नहीं, सिविल डिसोबीडियंस के प्रेशर, ये नहीं कर रहे हैं हम, टेररिज्म करेंगे तुमको। जब इजराइल का मिलिट्री पावर जोर है, अमेरिका का सपोर्ट है, तुम जाके काहे को बच्चों को
किसने कंडेम किया? हमाज ने अटैक नहीं किया, हमाज ने कंडेम किया इस चीज को, लोगों ने सेलिब्रेट, तो उसमें क्या होगा फिर? अब उसने 5 मारा, ये 50 मार रहे हैं, तो कहते हैं देख रहा है ह्यूमन राइट्स पैलेस्टीनियन के भी है। विक्टिम तो इंग्लिश में कहते हैं ना, हम विक्टिम अप्रिसिएशन कर रहे हैं। यहां पे इजराइल तो पैलेस्टीन विक्टिम्स भी और अग्रेसर भी हैं। इजराइल भी विक्टिम है और अग्रेसर है, पैलेस्टीन भी विक्टिम है और अग्रेसर। गड़बड़ है। अब पूरा देश ये नहीं कह रहा है कि जो 75 हिस्ट्री छोड़ दीजिए, क्या हुआ, ये होना चाहिए था क्या, इसको कंडेम क्यों नहीं किया जा रहा है? ठीक है सर। फिरोज जी, आपका रिएक्शन? मेरा बोलना है कि गिरी जी इनका नाम है, जी। फैक्ट्स टोटली गलत है। नंबर 1 फैक्ट ये है कि 1988 में अल फतह ने, यासर अराफत ने पूरे के पूरे पीएलओ को मनवा दिया था कि हम लोग जो 2 राष्ट्र का 1967 के जो रेजोल्यूशन है वो हम लोग मान्यता देते हैं। उसी के बुनियाद पे ऑस्लो पीस अकॉर्ड बने 93 में, और 99 तक एक पैलेस्टीन स्टेट बनना था। हमास ने भी 1988 में डायलॉग करने की कोशिश की थी इजराइल के साथ। मोहम्मद ज़ार जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने डायलॉग करने की कोशिश की थी इजराइल के साथ कि हमसे भी बात करो, हम भी आपके साथ बात करना चाहते हैं। इजराइल ने मना किया था। सन 2017 में, गीतू जी आप खुद गूगल कर लीजिए, सन 2017 में हमास ने 2 स्टेट सॉल्यूशन का अग्री किया है। आपको अल जजीरा पे इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, हम सरप्राइज गिरी जी को सब पता नहीं है। ठीक है, आप जाइए 2002 में कि एक सऊदी पीस प्रपोजल आया था, जब 22 अरब जो राष्ट्र है, इट वॉज कॉल्ड द अरब पीस प्लान, सऊदी ने इनिशिएट किया था कि सबके सब अरब राष्ट्र इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे, आप ये 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान लीजिए। तो 1988 से 2002, 1917 सब बार ये बात गई है। ठीक है, और आप हमास की बात करें, एरियल शरोन ले लीजिए, नेतन्याहू ले लीजिए, नेतन्याहू तो क्लियर कट बोला है कि जब तक मैं हूं 2 स्टेट बनने नहीं वाले। ठीक है, और ये जो लोग हैं एरियल शरोन और ये जो पूरी लाइन है, ये जो कट्टर यहूदी लाइन आई है, उसमें 2 लोग इंपॉर्टेंट है समझना। एक है जाबोटिन्स्की और दूसरे मीर कहानी जो रबाई है। ठीक है, उनकी लाइन ही है कि क्योंकि ये लोग मूल निवासी है, ये फिलिस्तीनी लोग वहां के मूल निवासी है, हम यूरोप से आए हैं, तो उनको तो वो तो अपनी जमीन अपने आप देने वाले नहीं है, हम बाहर के लोग हैं, तो उनको तो खत्म करना ही होगा, उनको यहां से निकालना होगा, तभी उनकी जमीन को ले पाएंगे। तो 1948 में आधी आबादी को निकाल दी, और अभी ये बोल रहे कि जो गलती होगी कि पूरी आबादी को निकाली, इसलिए उन्होंने बोला कि गाजा की पूरी आबादी अब इजिप्ट चले जाओ, वेस्ट बैंक से उनको जॉर्डन हटाना है। ये तो उनका क्लियर कट प्लान है। तो ये वेस्टर्न फेक नैरेटिव में मत कीजिए, बीबीसी CNN से मत ये सब लीजिए। जो उनके जो मतलब जो हमास का चार्टर है वो अभी बदल चुका है, क्योंकि 2017 में खालिद मेशाल ने खुद ये बयान दिया है, जो आपको अल जजीरा पे मिलेगा, बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। ओके, सो द नैरेटिव इज चेंजिंग फ्रॉम द पैलेस्टीन साइड, मगर इजराइल और क्रूर होते जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये दादे दुनिया की साम्राज्यवादी ताकत मेरे साथ है, तो मुझे कौन हरा सकता है। मगर याद कीजिए कि लेकिन अब अमेरिका तो साथ नहीं दे रहा ना। अमेरिका ने तो कहीं ना कहीं प्रेशर किया है इसराइल पर कि आप विराम लीजिए, युद्ध विराम करिए। हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका की जो वॉरशिप्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन सी में है, रेड सी में, पर्शियन गल्फ में आ चुकी है। और उन्होंने क्लियर कट बोला कि कोई भी इजराइल के साथ आएगा तो मैं तो सबके हमला करूंगा। ओके, पॉइंट इज कि अगर अमेरिका 2 काम कर दे, $3.3 बिलियन साल का देना बंद कर दे, हथियार देना बंद कर दे, ये पूरा पॉलिटिकल सॉल्यूशन टेबल पे आ जाएगा। मगर जब तक फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और ये जर्मनी वगैरह, जिन्होंने यूरोप से अमेरिका जूस को निकाला, यूरोपियन जूस को नाजी टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1938 में, कॉल्ड द इवेन कॉन्फ्रेंस। अमेरिका ने 33 देशों को बिठाया था कि हिटलर अभी राज में आ चुका है, जूस को बचाने के लिए कुछ किया जाए, अपने अपने देशों में जूस को लिया जाए। कोई 5 साल ले रहा है, कोई 10 साल ले रहा है, लाखों करोड़ों की तादाद में उनको यूरोप से बचाने की जरूरत थी, किसी ने वो काम नहीं किया। और एक डेस्परेट जूश यूरोपियन आबादी को ढकेल दिया उन्होंने। एक जमीन थी जहां लोग ऑलरेडी रहते थे, तो एक यूरोपियन सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट, जैसे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में देखा है, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में अफ्रीका में देखा है, उसी किस्म का एक सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ बसा दिया। और उसमें जो जूस, यूरोपियन जूस जो आके बसे, उन्होंने कहा कि वी विल बी दी वॉल ऑफ सिविलाइजेशन अगेंस्ट द बारबेरियंस ऑफ द ईस्ट। ठीक है, तो ये बारबेरियंस हम कैसे लोग हैं? गिरी जी, समेत नहीं है। गिरी जी से मैं आखिरी रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। आप लोग गिरी जी समझ लीजिए कि यूरोप एक्चुअली। ठीक है सर, ठीक है फिरोज सर। गिरी जी, आपका आखिरी रिएक्शन।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इतिहास में हम कहां तक जाएं, ठीक है ना, कहां से हम इतिहास सुना, ये इंडिया इन पाकिस्तान का, इंडियन बांग्लादेश का। तो बीजेपी जो कह रहा है तो सही है, मुगल क्या था, और सारा मस्जिदों को मंदिर में बदलो, तो कहां हिस्से में कट ऑफ पॉइंट कहां है? 47 है, जहां हमको आजादी मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गया है, उससे पहले जो हुआ था भूल जाना, हम नहीं मानते हैं। तो ऐसे भी इजराइल और फलस्तीन के बीच में कहीं, और ये लोग कहते हैं अरियल शरण और मेनाचिम बेगिन दोनों टेररिस्ट थे, हाँ थे, दोनों प्राइम मिनिस्टर बने। वो हिस्ट्री है, हम अभी शुरू करें। इन्होंने हिस्ट्री जो हमें बताई, मैं आपको 5 इंसिडेंट बताता हूं जहां 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात आई, अब 5 बार फलस्तीन ने मना कर दिया, इंक्लूडिंग यासर अराफत। 14 दिन कैंप ने 3 फेमस नो बोली थी, नो टू इजराइल स्टेट, नो निगोशिएशन विद इजराइल, नो पीस। सब हिस्ट्री, तो इसीलिए इतिहास में मत जाएं, इतिहास से जरूर सीखें। ठीक है, यानी इतिहास पर नहीं जाना चाहिए, हमारा मौजूद एक नया सॉल्यूशन, फिलहाल एक नया हल ढूंढने की जरूरत है, तभी इस युद्ध को विराम लग पाएगा और तभी शायद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जो जंग चल रही है इसका कुछ हल निकल पाएगा। ये जरूरी हो जाएगा दोनों ही देशों के लिए कि आपस में किसी तरह से वो एक मत रखें और कम से कम इस जंग को अब रोक दे, क्योंकि इससे जो मासूम हैं, जो लोग जिन्होंने कुछ अपराध नहीं किया है, निर्दोष हैं, वो इसमें मारे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही। TV6 न्यूज नेटवर्क को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।